अगर एक चीज़ का वाक़ होना दूसरी चीज़ के वाक़ होने पर मुनहसर हो कि वो दूसरी चीज़ वाक़ होगी तो ये वाली वक़ूअ पज़ीर होगी, तो इसको कहा जाता है कंडीशनल अकरेंस। ये चैप्टर का आखिरी उन्वान है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट E1 एंड E2 बी टू इवेंट्स, E1 और E2 दो इवेंट्स हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट E2 occurs given that E1 has already occurred is denoted by P। E2 आगे एक लाइन है और आगे लिखा हुआ है E1। इसको पढ़ते कैसे हैं? E2 given E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 given E1 and is called the conditional probability of E2 given that E1 has occurred। यानी E1 अगर वक़ूअ पज़ीर होगा तो E2 वक़ूअ पज़ीर होगा। E2 जो है ये E1 पे डिपेंड करता है, ये आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि E2 पे E1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अगर E2 का वक़ूअ पज़ीर होना E1 से मुत्तसिल ना हो, इसका कोई उस पे E1 के होने या ना होने से E2 पे कोई असर ना पड़ता हो, तो फिर E1 और E2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे। और उस सूरत में E1 इंटरसेक्शन E2 इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। और दूसरी सूरत ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये अफेक्ट होती है E1 से, यानी E2 डिपेंड करता है E1 पे, तो उस सूरत में E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब एक एग्जांपल है, उसको देख लें। एग्जांपल नंबर 9। इन रोलिंग अ डाई एक्सपेरिमेंट लेट E1 इज़ इक्वल टू नंबर इक्वल और ग्रेटर दैन 3। यानी जब डाई रोल करते हैं तो 1 से 6 तक नंबर्स आ सकते हैं। उसमें हमने एक सबसेट ले लिया है सैम्पल स्पेस का, जिसको E1 का नाम दिया है। और E1 क्या है? 3 या 3 से बड़े नंबर्स, यानी 3, 4, 5 और 6, ये 4 नंबर्स पर मुश्तमिल एक सेट बन गया E1। और E2 है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से हैं 1 से 6 तक? ये हैं 2, 4 एंड 6। तो ये दो सेट हो गए हमारे पास। अब हमने देखना है सैम्पल स्पेस, हमें पता है 1 से 6 तक के नेचुरल नंबर्स हैं। E1 में 4 एलिमेंट हो गए 3, 4, 5, 6। E2 के अंदर 3 हो गए 2, 4 एंड 6। इन दोनों इवेंट्स E1 और E2 की इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो लिए जाते हैं। तो E1 और E2 के कॉमन एलिमेंट्स दो हैं, 2, 4 एंड 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल होगी 4/6, क्योंकि E1 में 4 एलिमेंट हैं और सैम्पल स्पेस में 6 हैं, तो 4/6 इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में 3 एलिमेंट हैं, सैम्पल स्पेस में 6 हैं, तो 3/6 जो इक्वल हो जाएगा 1/2 के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या आएगी? E1 और E2 की इंटरसेक्शन हमने देख लिया है कि उसमें 2 एलिमेंट आते हैं 4 एंड 6, तो 2/6 जो कि 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेनी है। दोनों सिचुएशंस हम देखेंगे कि E1 अगर डिपेंडेंट है E2 पे, यानी E2 अगर वक़ूअ पज़ीर हो तब E1 वक़ूअ पज़ीर होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
गिवन E2 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो इसमें वैल्यूज़ ऊपर जो हमने कैलकुलेट कर ली हैं वो पुट करने से आंसर आएगा 0.67। इसका क्या मतलब है कि E1 में हमारे पास 3 या उससे बड़े नंबर्स थे, 3, 4, 5 और 6। तो 3, 4, 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी या आने के चांसेस कितने हैं जब डाई रोल की जाए। इन 4 के चांसेस कितने हैं, जबकि कंडीशन ये है कि जो आउटकम आए डाई फेंकने से वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर इसके अंदर कौन से हैं, जो E2 के अंदर हैं, 2, 4, 6। अब 2 E1 में मौजूद नहीं है तो कॉमन सिर्फ 4 और 6 रह गए थे। तो इनके आने की जो 3, 4, 5 और 6 में से 4 और 6 आने के जो चांसेस हैं वो बने हैं 0.67, यानी 100 में से 67% आप कह सकते हैं कि ये चांसेस हैं। अब दूसरी कंडीशन देख लें कि अगर E2 डिपेंड कर रहा हो E1 पे, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हम डाई फेंकें तो E1 नंबर आए, और E1 नंबर भी कौन सा डिपेंड किस पे कर रहा है कि जो नंबर E1 में मौजूद हैं। तो E1 में इवन नंबर 4 और 6 ही हैं। तो इसको जब हम फार्मूले में रख के वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। इसका मतलब है कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा, जबकि दूसरी कंडीशन क्या है कि वो इवन नंबर E1 में से हो, यानी 3 और ग्रेटर दैन 3 में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%।